सीताराम बच्चों। तो जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी कमीशन होने वाला है उसके लिए हमने हिंदी व्याकरण के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है ना। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, बोलता है ये ना केवल आपका टीजीटी कमीशन के लिए अभी तो जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जहाँ भी आपको हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा तो ये सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से अग्रस्वर है। तो निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है बच्चों? अ, उ, ए या ओ। तो यदि हम अग्रस्वर की बात करें तो ये कौन सा है? ये आपका ए हो जाएगा, है ना। यदि हम अग्रस्वर की बात करें तो ये कितने और कौन कौन से हैं? तो अग्रस्वर आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं? ई, ए और ए। और इसके अलावा यदि मध्य स्वर की बात करें, है ना, मध्य स्वर आपका इकलौता एक ही है ना, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ये आपका छोटा अ है ना। यदि पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर आपके 5 हो जाएंगे, है ना। बड़ा आ, है ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ। ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? ये आपके पश्च स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है संयुक्त स्वर की संख्या है। तो संयुक्त स्वर जो आपके हैं वो उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 2, 3, 4 या 5। यदि संयुक्त स्वर की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है ना। कौन कौन सी हैं ये? ए, ओ और ओ, है ना। ये आपके संयुक्त स्वर है। इन्हीं को ही विजातीय स्वर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इनको विजातीय क्यों कहा जाता है? यदि हम ए की बात करें तो ये अ प्लस ई से मिलकर बने हैं, ई से मिलकर बना है। ठीक है। यदि हम ए की बात करें तो अ प्लस ए से मिलकर बना है। ठीक है। यदि ओ की बात करें ना, इसकी बात करें तो अ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बने। तो देखो, इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है, तो दोनों विभिन्न जातियों से मिलकर बनने वाले आपके जो वर्ण हैं, है ना, उनको क्या कहा जाएगा? उनको विजातीय कहा जाएगा। ठीक है। और संयुक्त होता है कि जो दो अलग अलग वर्णों से मिलकर जिसकी उत्पत्ति हुई हो वो संयुक्त कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से आगत स्वर है। तो निम्न में से आगत स्वर कौन सा है? ये अ, क, अ या र। तो यदि आगत स्वर की बात करें तो ये आपका अ हो जाएगा, है ना। जो डॉक्टर के लिए आगत स्वर कौन से होते हैं? आगत स्वर या आगत ध्वनियाँ वो होती हैं जो हमारी विदेशी भाषाओं से हमने हिंदी में इनको समाहित किया है, वो आपकी आगत स्वर या आगत व्यंजन हो जाएगा, है ना। ये 2 प्रकार की हैं। यदि आगत व्यंजन की बात करें तो क, ख, ग, ज और फ, है ना। इनके नीचे नुक्ता लगा होगा बच्चों, है ना। ये ज है ना, ये ज और ये फ, है ना। तो इनके नीचे नुक्ता लगा होगा। ये क्या है? ये आपके आगत व्यंजन है ना, आगत व्यंजन है। यदि आगत स्वर की बात करें तो ये जो आपका डॉक्टर वाला अ है, इसी को ही क्या बोलेंगे? इसको आगत स्वर बोलेंगे। आगत स्वर इकलौता एक ही है ना। यदि हम इनको नवीन, विकसित या नवनिर्मित ध्वनियाँ भी कहा जाता है। ठीक है। यदि आगत स्वर और व्यंजन की बात करें तो फिर ये अलग हो जाएगा। यदि आगत या फिर आगत वर्ण या फिर नवनिर्मित ध्वनि बोलें तो ये फिर दोनों इसमें समाहित हो जाएंगे। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बोलता है निम्न में से कौन सा अशुद्ध है ना। तो निम्न में से कौन सा अशुद्ध है बच्चों? बोलता है योजक चिन्ह, अल्प विराम, तिर्क चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो इनमें से एक आपका सही नहीं है, तो आपको उसी को ही ढूंढना है जो अशुद्ध है ना। यदि योजक चिन्ह की बात करें, यदि योजक चिन्ह की बात करें बच्चों, योजक चिन्ह की बात करें तो आपका यही आपका योजक चिन्ह होता है। ठीक है। अल्प विराम की बात करें या तिर्क चिन्ह की बात करें तो तिर्क चिन्ह क्या होता है? जो दो समान रेखाओं को, दो अलग अलग, दो सीधी रेखाओं को दो अलग अलग जगहों से काटता है, वो तिर्क चिन्ह होता है। तो बिल्कुल ये सही है और ये पूछा गया है, पिछले लास्ट एग्जाम में पूछा गया है ना। उद्धरण चिन्ह देखें तो उद्धरण चिन्ह भी आपका यही है, ये बिल्कुल सही है ना। उद्धरण चिन्ह देखो सिंगल भी होते हैं, है ना। सिंगल जैसे किसी किताब का वर्णन करना हो या किसी लेखक का वर्णन करना हो, लेखक का नाम देखना हो तो सिंगल लगते हैं ये ना। यदि किसी कोई परिभाषा होती है जो आपने किसी किताब से, है ना, जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो किसी दूसरे की परिभाषा को अपनी थीसिस में लिखते हैं तो उनके लिए डबल उद्धरण चिन्ह लगेंगे, है ना। ठीक है। यदि आप किसी रचनाकार को लिखने का प्रयास करते हैं कि जैसे कबीर जी को लिखेंगे तो, है ना, कबीर जी को उद्धृत करेंगे तो देखो ये सिंगल लगेगा, है ना, ये सिंगल लगेगा। ठीक है। डबल किस में लगेगा? मैंने आपको जैसे बोला कि जब भी आप किसी की परिभाषा को हूबहू आप अपनी थीसिस में डालेंगे तो उसमें क्या लगता है? आपके ये उद्धरण चिन्ह डबल लगते हैं। ठीक है। तो यदि हम यहाँ बात करें, है ना, तो योजक चिन्ह बिल्कुल ठीक है, तिर्क चिन्ह भी ठीक है, उद्धरण चिन्ह भी ठीक है, और यहाँ अल्प विराम क्या है? आपका गलत है, क्योंकि अल्प विराम क्या होता है बच्चों? अल्प विराम नहीं है ये क्या है? ये अर्ध विराम है। जो दिया हुआ है ये आपका अर्धविराम है। ठीक है। और अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम आपका ये हो जाएगा, है ना,
ये आपका अल्पविराम है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है ना बहुत बार, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना। बोलता है बच्चा अध्यापक से डरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चा अध्यापक से डरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा अपादान। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों ने कर्ण कारक किया होगा, है ना, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जी कर्ण से डरता है ना, अध्यापक से डरता। तो यहाँ ये नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी से डरते हैं, है ना, जब बच्चा अध्यापक से डरेगा तो उससे दूर भागेगा, और दूर भागने से संबंधित चीज़ें किस में आएंगी? आपकी अपादान में आएगी, है ना। दूरी का भाव आपका अपादान से संबंधित है। ठीक है, यदि हम कर्ण कारक की बात करें तो देखो यहाँ साधन या माध्यम के तौर पर बात होगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ साधन और माध्यम के द्वारा की बात तो नहीं की जा रही है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपादान होता है। अपादान क्या होता है आपका? अपादान होता है दूर होने का भाव, है ना। तो यहाँ दूरी को दिखा रहा है ये। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हैं? तो प्रधानता के आधार पर बच्चों समास कितने प्रकार के हैं? 2, 3, ये 3, 4, 5 या 6। तो यदि प्रधानता के आधार पर बोले तो समास आपके 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, यदि प्रधानता के आधार पर बात करें तो 4 हैं। कौन कौन से? पहला है कि पूर्व पद प्रधान, है ना। पूर्व पद प्रधान तो वो कौन सा है? वो अव्ययी भाव है आपका, है ना। यदि हम पूर्व पद प्रधान की बात करें तो कौन सा है बच्चों? वो अव्ययी भाव, है ना, अव्ययी भाव। यदि हम दोनों पद प्रधान की बात करें तो द्वंद्व समास, है ना। दोनों पद समास दिन रात, है ना, तो क्या है? द्वंद्व समास। फिर बोलता है दोनों पद अप्रधान। तो दोनों पद अप्रधान की बात करें तो बहुव्रीहि होगा, क्योंकि वो किसी तीसरे का ही जब मतलब बहुव्रीहि से संबंधित कोई शब्द होगा, जब उसको तोड़ेंगे, है ना, जब उसको तोड़ेंगे, जैसे दशानन है ना, 10 प्लस आनंद, 10 मतलब 10 संख्या है और आनंद मतलब सिर है। तो जब इसको जोड़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो उसका अलग ही अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावण हो जाएगा, है ना। कि जब दशानन बोलेंगे तो वो किसी अन्य तीसरे ही अर्थ को दे रहा है ना। वो दोनों तो आपके गौण हो जाएंगे पर अन्य ही अर्थ निकलेगा। वो आपका बहुव्रीहि है। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, यदि हम उत्तर पद की बात करें बच्चों, है ना, तो उत्तर पद के आधार पर आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और तत्पुरुष के अंतर्गत ही आपके द्विगु और कर्मधारय आते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये प्रधानता के आधार पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो यदि हाथों हाथ की बात करें बच्चों तो कौन सा समास है हाथों हाथ में? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो हाथों हाथ में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने द्वंद्व भी किया होगा, क्योंकि यहाँ देखा होगा कि भाई दोनों बराबर हैं। तो देखो, जहाँ भी आपकी पुनरुक्ति से संबंधित चीज़ें, पुनरुक्ति समझते हैं ना, जहाँ रिपीटेड शब्द आए हैं ना, रिपीटेड शब्द, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, दिनों दिन, है ना, रातों रात, वो क्या है? वो आपके हमेशा अव्ययी भाव में आएंगे, द्वंद्व में आएंगे, जो दोनों चीज़ें बराबर हों, है ना। हाथ पैर, है ना, दिन रात, सुख दुख, वो क्या है? वो द्वंद्व में आएगा। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होगा? तत्पुरुष में आपके अंतिम पद प्रधान होगा, और कारक से संबंधित जितनी भी चीज़ें आएंगी, है ना, कि जैसे रसोई घर है तो रसोई के लिए घर, है ना, तो रसोई के लिए घर होगा तो के लिए क्या है आपका? वो आपका कारक है। तो सारे इसमें किस में आएंगे? आपके तत्पुरुष में आएंगे। ठीक है, और द्विगु की बात करें तो देखो, द्विगु में प्रथम जो शब्द होगा, शब्द का प्रथम पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाची होगा, और दूसरा क्या होगा? वो समूह को दिखा रहा होगा। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया बहुत बार, है ना। बोलता है मक्खी चूस शब्द में कौन सा समास है? तो मक्खी चूस में कौन सा समास है बच्चों? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्विगु। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। क्यों? क्योंकि मक्खी प्लस चूस, है ना, ये है मक्खी प्लस चूस। ठीक है, तो देखो, इसका और इसका जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कंजूस, है ना। ये कोई और ही अर्थ दे रहा है, कंजूस, है ना, कि मक्खी चूस कोई व्यक्ति थोड़ी होगा जो मक्खियों को चूसता होगा, है ना। तो क्या है? ये आपके कंजूस के रूप में, जब भी हम मक्खी चूस बोलेंगे तो कंजूस का ही आपका अर्थ निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है ज्ञानोपदेश का संधि विच्छेद होगा। तो ज्ञानोपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानो प्लस उपदेश या ज्ञान प्लस उपदेश। तो उसमें क्या हो जाएगा? ज्ञानोपदेश हो जाएगा आपका ज्ञान प्लस उपदेश, है ना। अब मुझे आपने ये बताना है कि ये स्वर संधि है, विसर्ग है या दीर्घ संधि है। तो यदि हम इसकी बात करें तो देखो, जो भी जब भी आप इसको करेंगे तो पहले नियमों के अनुसार चलना है ना। ज्ञान प्लस उपदेश, है ना, जैसे ये है ज्ञान प्लस उपदेश, है ना, ज्ञान प्लस उपदेश। तो हमने पहले भी बात की है कि जो आपका शब्द का अंतिम और शब्द का प्रथम शब्द है ना,
ठीक है, प्रथम वर्ण। तो इन दोनों में ही विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्या है, न है, न में से हमने निकाल लिया अ, है ना। ये अब क्या बचा, आधा, है ना, ये आधा न बचा, ठीक है। और यहाँ क्या है, पहले क्या है, ऊ है ना, ऊ है। तो जब भी आपका अ प्लस ऊ मिलेगा, तो हमने जब भी आपने वर्ण किए होंगे, तो मैंने आपको बताया था जब भी ये मिलते हैं तो कौन सा शब्द बनाएंगे बच्चों, कौन सा बनाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका ओ, है ना। तो ये ओ हो जाएगा, ठीक है, अ प्लस ऊ ओ हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तो देखो ऊ तो हमने ले लिया है, तो क्या बचा है, ज्ञान प्लस पदेश, है ना। तो ये आपका ओ यहाँ चला जाएगा, है ना, किसके साथ चला जाएगा, ये न के साथ। तो क्या हो जाएगा इसका, ज्ञानोपदेश, है ना, ज्ञानोपदेश। तो जहाँ भी आपके छोटी ए और छोटा ओ से संबंधित मात्रा आएगी बच्चों, जहाँ भी, अब देखो यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ ओ से संबंधित विकार हो रहा है ना इस मात्रा में, तो ये कहाँ है, ओ से संबंधित है, तो ये हमेशा गुण संधि में चला जाएगा, है ना। दीर्घ संधि की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ से संबंधित आपके विकार आएंगे शब्द में, है ना। और गुण की बात करें तो छोटी ए प्लस छोटा ओ से संबंधित, है ना। यदि वृद्धि की बात करें तो बच्चों जहाँ भी किसी भी शब्द में डबल मात्रा लगी हो, है ना, जैसे एकाएक हो गया, परमोजस्वी हो गया, परमोषध हो गया, माहेश्वर्य हो गया, या महौषध हो गया, सदैव हो गया, तथैव हो गया, आदि जितने भी शब्द हैं वो आपके वृद्धि संधि में आएंगे, है ना। और गुण संधि की, माफ़ करना, यण संधि की बात करें तो आधा वर्ण के बाद, है ना, जो आधा वर्ण होता है उसके बाद य और व आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका यण संधि। जैसे पर्यावरण, आधा र के बाद क्या आ रहा है, य आ रहा है ना, य आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका यण हो जाएगा ना। अन्वय है, जैसे अन्वय है ना, अन्वय है तो आधा न के बाद क्या आ रहा है आपका, व आ रहा है ना। तो जब भी मैं आपको ये संधि से संबंधित चीज़ें करवाऊंगा, मैं आपको ट्रिक से इजीली आपको करवा दूंगा, है ना। बाकी यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, और स्पेशली जगह अगर आप स्वर संधि ही अच्छे से कर लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न इजीली बन जाएंगे ना। सबसे ज़्यादा स्वर संधि से ही पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है तपोभूमि, है ना। तपोभूमि शब्द में कौन सी संधि है, तो तपोभूमि शब्द में कौन सी संधि है बच्चों, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपने एक बात जरूर ध्यान देनी है ना बच्चों। तो यहाँ पहले तो आपने शब्दों को तोड़ना है, ठीक है, शब्दों को तोड़ना है। तपोभूमि किससे मिलकर बना है, पहले तो चलो इसको बता दो, है ना। ये हो जाएगा आपका विसर्ग से संबंधित, है ना। इनके नियमों के बगैर देखिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा इसका, तपह प्लस भूमि, है ना, तपह प्लस भूमि, ठीक है। इनके जब नियमों के अनुसार चलेंगे आप, तभी आप इनको कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखना है कि गुण संधि और विसर्ग संधि में इससे संबंधित, जैसे ओ से संबंधित मैंने आपको बताया है ना, ओ से संबंधित मात्रा मैंने बताई कि ओ से संबंधित आपकी मात्रा होगी, पर यहाँ ध्यान देना है कि ज़्यादातर आपके जो भी आपके विसर्ग से संबंधित होगा, तो एक काम आपने ज़रूर करना है कि जो आपकी मात्रा होगी ना, मात्रा को ये विसर्गों में बदल देना, है ना, विसर्गों में बदल देना। और जो आपके विसर्ग के आगे और पीछे वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सार्थक होंगे, है ना, मीनिंगफुल। दोनों शब्द क्या होंगे, मीनिंगफुल होंगे। अगर जहाँ मीनिंगफुल नहीं बन रहे हैं वो शब्द, तो क्या फिर वो हमेशा 100% किस में जाएंगे, फिर वो गुण में जाएंगे ना, गुण संधि में जाएंगे, ठीक है। बाकी जब भी आप नियमों के अनुसार करेंगे तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है श्वेतांबर का, श्वेतांबर में संधि में कौन सी संधि है ना, श्वेतांबर जो शब्द है आपका बच्चों, वो कौन सी संधि है उसमें, तो दीर्घ है, व्यंजन है, विसर्ग है या गुण है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा आपका, पहले तो चलो इसको हम करने की कोशिश करते हैं कि श्वेत प्लस अंबर, है ना, श्वेत प्लस अंबर। तो यहाँ से हमने क्या उतार लिया बच्चों, ये तो से हमने अ उतार लिया, है ना, और अ प्लस अ, है ना। जब अ प्लस अ का मिलान हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो बड़ा आ बन रहा है ना। क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। तो देखो मैंने पहले भी बोला है कि जब भी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो यहाँ क्या है, विकार कहाँ हो रहा है आपका, त में हो रहा है ना। त के पीछे जो आपका आ की मात्रा लगी है, तो विकार किस में हो रहा है, ता में। श्वेतांबर, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है प्रश्न संख्या 12 से लेकर 15 तक दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन करो, है ना। तो आपने जो आपको शब्द दिए गए हैं इसमें एक आपका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो शुद्ध की जो आपका शुद्ध शब्द है उसको चयनित करना है, ठीक है। इसमें बोलता है कि अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट
या अनिष्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी कौन सी है बच्चों, तो इसका हो जाएगा अनिष्ट। अनिष्ट होता है, अनिष्ट नहीं होता है, ठीक है। ये पूछे गए प्रश्न है। और हमीरपुर चयन बोर्ड के तो देखो यहाँ से 3-3 4-4 क्वेश्चन भी पूछता है ये, ठीक है। बोलता है अगला है इसमें से कौन सी बच्चों शुद्ध है आपका, तो ये हो जाएगा आपका अहल्या, है ना। अहिल्या नहीं होता है शुद्ध, आपका अहल्या होता है, ठीक है। पूछा गया प्रश्न। अगला है आजीविका, 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 आजीविका और अजीविका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यदि बच्चों बात करें हम तो आजीविका, है ना, आजीविका होता है आपका शुद्ध शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है ना। श्रृंगार कौन सा शुद्ध है आपका, तो यदि श्रृंगार की बात करें तो बच्चों ये आपका शुद्ध हो जाएगा। इसमें ये नीचे वाला रो नहीं लगता है ना, ये जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा बच्चों, शार्दूल, अहि, हिरण या कुरंग। तो इसका मृगेंद्र का क्या हो जाएगा, मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दूल हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृगेंद्र क्या होता है, ये शेर का पर्यायवाची है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है दर्प का पर्यायवाची है, तो दर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अहंकार हो जाएगा, है ना, अहंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, जल समुद्र में, जल या समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वड़वाग्नि, है ना, या वड़वानल, ठीक है। यदि दावानल की बात करें, दावानल क्या होता है, जंगल में लगने वाली आग। जठराग्नि क्या होता है, जठराग्नि क्या होता है, पेट में लगने वाली आग, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु तो क्या कहलाती है, परवती, बपौती, थाती या वर्तिका। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे बच्चों थाती, है ना। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को कहा जाता है थाती। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलता है अक्ष का अनेकार्थी नहीं है, तो अक्ष का अनेकार्थी नहीं है, कारण, अंक, मंडल या सर्प। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका कारण हो जाएगा। बाकी जो नए बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में जाके आपको सेपरेट करके वीडियो बना दी है, वहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। बाकी सीताराम, ध्यान रखिए अपना।